हेलो बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज फिर हम लोग अपने यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर मिल रहे हैं। जैसा कि मेरे बच्चों आप जानते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो हमारे पास यहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं इस चैनल पे, वो भी एक्सपर्टीज के थ्रू। आपको बस इसमें लाइक और सब्सक्राइब करना और सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएंगे और आप इस चैनल की हेल्प से बहुत आगे तक अपनी स्टडी को ले जा सकते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक तरह से अगर देखा जाए तो आईसीएसई क्लास 10th के लिए ये चैनल क्रिएट किया गया है। आईसीएसई क्लास 10th, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो चारों के लेक्चर सीक्वेंस में बहुत ही बेहतरीन तरीके से अवेलेबल है। तो मेरे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि हम लोग मेटलर्जी चैप्टर बात कर रहे थे और मेटलर्जी में काफ़ी कुछ हो गया था। हमारे 2 लेक्चर, दूसरा लेक्चर है आज ये मेटलर्जी का, कि भाई मेटलर्जी में सबसे पहले हमने कहा था ओर्स क्या होते हैं, मिनरल्स और ओर्स में डिफरेंस क्या होता है। फिर इसके बाद आपको उसमें कई सारे क्वेश्चंस पे भी बात की थी हमने, मिनरल्स ओर्स डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद आपको रोस्टिंग के उसके कॉन्सेंट्रेशन के प्रोसेस बताए थे कि कॉन्सेंट्रेशन कैसे किया जाता है। तो लास्ट टॉपिक हमारा था कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन के बाद आज जो होगा वो हमारा कैल्सिनेशन, रोस्टिंग एंड रिडक्शन। ये सब क्या प्रोसेस है, तो आज हम लोग इसी चीज पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कैल्सिनेशन पे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर टू इट्स ऑक्साइड, कोई भी ओर है, आप उस ओर को कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं तो उसमें अनवांटेड इंप्योरिटीज डिसॉल्व हो जाती है। फिल्ट्रेबल जो इंप्योरिटीज होती हैं वो भी निकल जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी इंप्योरिटी होती हैं जो नॉर्मली कॉन्सेंट्रेशन से नहीं निकलती, तो उनको, उन सारी इंप्योरिटीज को निकालने के लिए हम लोग कैल्सिनेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। कौन से प्रोसेस का? कैल्सिनेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। कैल्सिनेशन में एक्चुअली में होता क्या है? कैल्सिनेशन हमेशा से कैल्सिनेशन हमेशा कार्बोनेट ओर का किया जाता है, कार्बोनेट ओर का किया जाता है कैल्सिनेशन, और कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट किया जाता है और हीट करके जो है बनाया जाता है, इसमें ऑक्साइड ऑब्टेन किए जाते हैं। तो कैल्सिनेशन involves simple decomposition of ore on heating below its melting point, usually in absence of air, to produce new compounds having higher percentage of metal, as well as removing the moisture, organic matter and volatile impurities। कह रहा है कि जो कैल्सिनेशन है वो जनरली इन्वॉल्व होता है कि ओर को हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पर, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर, जिससे क्या होता है कि जब आप मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे हीट करोगे तो जो उसमें इम्प्योरिटीज हैं, तो जो वो इम्प्योरिटीज पूरी तरह से वोलेटाइल इम्प्योरिटीज हैं, मॉइस्चर है, ऑर्गेनिक मैटर है, तो ये सारी की सारी चीज़ें एस्केप हो जाती हैं उससे। और कैल्सिनेशन जो होता है वो हमें ओर को पोरस और अच्छे से हमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करके दे देता है। लाइक CaCO3 को आप हीट करिए तो CaO + CO2 है। इसी जगह पे अगर आप ZnCO3 जो जिंक का अवरोध होता है, इसको हम लोग कैलेमाइन बोलते हैं, इसको अगर आप हीट करोगे तो ये ZnO + CO2 में कन्वर्ट होगा इस तरह से। तो ये ZnO + CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। Al2O3.2H2O, इसको हीट करिए आप तो Al2 + 2H2O। MgCO3 को हीट करिए तो MgO + CO2। Fe2O3 तो इससे भी वाटर निकल जाएगा। तो इस तरह से अनवांटेड इंप्योरिटीज हैं जो कैल्सिनेशन के थ्रू अपने आप निकल जाती हैं। दूसरा आता है रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या है? रोस्टिंग कैल्सिनेशन का ही एक पार्ट होता है कि कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ एयर पे काम होता है, लेकिन जो रोस्टिंग है इसमें प्रेजेंस ऑफ एयर पे काम होता है। एयर के थ्रू कंपाउंड्स को ब्रेक करते हैं। जैसे रोस्टिंग इन्वॉल्व्स एक्शन ऑफ हीट इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर on ore below its melting point to produce other chemical changes along with the decomposition। कह रहा है कि जो रोस्टिंग है उसमें बहुत तेजी से सल्फाइड ओर्स को एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं और अदर केमिकल
चेंजेस जो होते हैं डिकम्पोजिशन के साथ साथ होते हैं। इसमें क्या होता है, ओर्स जो होते हैं लॉस करते हैं, सल्फर, सिलेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी सब ऑक्साइड लीव इनको निकाल देते हैं मेटल्स। जैसे CuFeS2 ये कॉपर का जो ओर होता है कॉपर पाइराइड, इसको एयर की एब्सेंस में, एयर की प्रेजेंस में जैसे हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा Cu2S, Fe और SO2 में। कोई भी सल्फाइड ओर होगा एक्चुअली में वो SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं ZnS जिंक सल्फाइड, ये कैलेमाइन की जगह ये तुम्हारा जिंक ब्लेंड होता है और जैसे ही इसको हीट करते हैं तो ZnO प्लस SO2, ठीक, ये आपका ZnO प्लस SO2, ठीक, इस तरह से निकलेगा। तो ZnO यहाँ भी FeS को O2 से कराया तो FeO प्लस SO2, Cu2S को कराया तो Cu2O प्लस SO2। कुल मिला के आपको ये देखेंगे ना कि रोस्टिंग में जो होता है वो सल्फाइड ओर्स अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का जो मेन पर्पस है, मेन पर्पस यही है कि भैया कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के थ्रू हम लोग किसी भी ओर को हम लोग सल्फाइड ओर में कन्वर्ट कर लेते हैं, सॉरी ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऑक्साइड है, क्लोराइड है, इनका इलेक्ट्रोलिसिस कराना बहुत इजी होता है, इसीलिए हम लोग इनको किसी भी तरह से ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे इसकी हेल्प से भी हम लोगों ने इसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट किया, सल्फाइड ओर को भी हम लोगों ने ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट किया। तो इस तरह से ये हमारे जो ओर मिल जाते हैं तो ये ऑक्साइड ओर्स मिल जाते हैं, ठीक। ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की बात हो गई। रोस्टिंग में और भी कई सारे प्रोसेस आते हैं। इन रोस्टिंग definite chemical change like oxidation, chlorination takes place, while in calcination normally expulsion of organic matter and decomposition of ore take place। जो आपका रोस्टिंग होता है उसमें ऑक्सीडेशन भी हो जाता है, क्लोरिनेशन भी हो जाता है, जबकि कैल्सिनेशन में केवल आपका ऑर्गेनिक मैटर निकलता है और डिकम्पोजिशन होता है ओर का। रोस्टिंग इज यूजुअली मेड इन रिवर्बरेटरी फर्नेस और ब्लास्ट फर्नेस। ये रिवर्बरेटरी फर्नेस या ब्लास्ट फर्नेस में होता है। इन क्लोराइजिंग रोस्टिंग द ओर इज चेंज्ड इनटू मेटल क्लोराइड बाय हीटिंग विद कॉमन सॉल्ट। आपको बता दें कि जैसा कि मैंने बताया कि ऑक्साइड और क्लोराइड में हैलाइड में कन्वर्ट करने पर एक आसानी हो जाती है कि ओर का डिकम्पोजिशन बड़े आसानी से होता है। तो वही यहाँ पे है कि Ag2S में NaCl जैसे मिलाया तो AgCl मिल गया। अब इस AgCl को ब्रेक करना बड़ा ही आसान है, इसलिए हमेशा से हम लोग ऑक्साइड और क्लोराइड में इनको कन्वर्ट करते हैं, ठीक। तो ये हमारी बात हो गई कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की। मेरे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके पास कभी भी आ सकता है और अगर आप याद कर लेते तो शायद मेरे ख्याल से इसके कुछ मार्क्स आपके लिए फिक्स हो जाएंगे। अब जब हमें ऑक्साइड मिल गया, क्लोराइड मिल गया, तो अब हमको मेटल निकालना थोड़ा सा ना आसान हो गया है, क्योंकि क्लोराइड हो या ऑक्साइड हो इनको रिडक्शन कराना बड़ा आसान होता है। भाई अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है तो भी उसको रिडक्शन कराना आसान है, और अगर अगर रिडक्शन क्लोराइड हो या ऑक्साइड हो इनका रिडक्शन कराना थोड़ा सा आसान होता है। अगर स्ट्रॉन्ग है, जिनमें हाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो उनको आपको इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू कराना पड़ेगा, या बाई चांस अगर नॉर्मल है तो आप उसको हीट करके भी अलग कर सकते हो कि मान लीजिए लेस रिएक्टिव मेटल है तो। अब भाई यहाँ पे जो मेटल्स होती है ना वो 3 टाइप की होती है, हाई रिएक्टिव मेटल्स, लो रिएक्टिव मेटल्स और मॉडरेट, 3 टाइप की मेटल हुई। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स का रिडक्शन आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से कराते हो। जो मॉडरेट होती हैं, मॉडरेट का रिडक्शन कराने के लिए आप कार्बन रिडक्शन कराते हो मॉडरेट के लिए।
और जो आपकी लेस रिएक्टिव मेटल है उनको बस केवल नॉर्मली आप कर सकते हो, बस हीट करने के बाद डायरेक्ट हीट कर दीजिए, आपका अपने आप मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स को अलग करना, रिड्यूस करना। कैसे उनको रिड्यूस करोगे? तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड्स इन फ्यूज्ड स्टेट। इनको आप लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करिए, फिर इनका रिडक्शन कराइए इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। तो ड्यू टू देयर हाईली रिएक्टिव नेचर नीदर एक्वस सॉल्यूशन कैन बी इलेक्ट्रोलाइज्ड नॉर अदर रिडक्शन प्रोसेस कैन बी अप्लाइड। तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनके एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलिसिस जल्दी से नहीं होता और ना ही इनका अदर कोई रिडक्शन प्रोसेस से रिडक्शन हो सकता है। अब जैसे सोडियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो फ्यूज्ड स्टेट में होता है उसको आप हीट करिए तो ये Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस से फ्यूज्ड स्टेट में। इसको Cl- अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Na में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये a small amount of some other salts से मैग्नीशियम क्लोराइड is added to ore। ठीक, ore में आप मैग्नीशियम क्लोराइड ऐड करिए in order to lower its fusion point and enhance conductance। MgCl2 जो आपकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। सिमिलरली एल्यूमिनियम is obtained by the electrolysis of alumina mixed with cryolite which acts as an electrolyte and lowers the melting point of alumina to enhance its fusion and thereby electrolysis। तो ये प्रोसेस जो है ना, कि ये जो कह रहा है कि एल्यूमिनियम को भी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस से ही ऑब्टेन करते हैं, एल्यूमिना में क्रायोलाइट मिक्स करके। तो ये आगे का मैटर है, अभी हम आपको इस पे डिस्कस करेंगे। और इस तरह से एल्यूमिनियम का भी आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराते हो, ये भी एक तरह से इलेक्ट्रोलिसिस ही है ना, इलेक्ट्रोलिसिस ही होगा। ठीक, इसको भी ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन इसका प्रोसेस हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये इस तरह से क्लोराइड हो या ऑक्साइड हो, आप जितनी भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है ना, और इस तरह से जितनी यही मेन मेटल्स हैं, तो इनको आप इसी तरह से अलग कर सकते हो हाईली रिएक्टिव मेटल्स को। दूसरा है मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, जो बीच में है, मिड में है, जो बीच में होती है रिएक्शन मेटल्स, उनको भी अगर आप करना तो उसके लिए आपको कार्बन रिडक्शन करना पड़ेगा। अब कार्बन रिडक्शन प्रोसेस क्या है? तो कार्बन रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि कार्बन से उनका रिडक्शन कराते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं कंपाउंड जिनको आप कार्बन रिडक्शन से अलग कर सकते हो। तो द ऑक्साइड्स ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स एंड व्हिच डू नॉट फॉर्म कार्बाइड्स, ठीक, आर रिड्यूस्ड बाय स्ट्रांगली हीटिंग विद कोल और कोक। जैसे Fe2O3 है, इसमें आप कोक मिला दीजिए, कार्बन मिला दीजिए, तो कार्बन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को आपको रिड्यूस करके फेंक देगा, ठीक, CO निकाल लेगा, Fe बचा देगा। इसी Zn O भी है, C पे है, Zn और CO निकाल देगा। कार्बन इज वाइडली यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट owing to low cost and availability। However, metals which react with carbon to form carbides, मेटल जो कि कार्बन से रिएक्ट करती है वो कार्बाइड बनाती है, आर नॉट रिड्यूस्ड बाय कार्बन, वो कार्बन से रिड्यूस नहीं होती, जैसे CaO एंड MgO। इनको भी आप इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से ही अलग करोगे। CaO है, अगर इसे करोगे तो कार्बाइड बना देगी, तो कार्बन से ही अटैच हो जाएगी। मैग्नीशियम है, कार्बाइड बना देगी, ठीक। तो इनको आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से अलग करिए। इन एडिशन टू कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड आल्सो एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि एक बार में कंप्लीटली जो होती मेटल नहीं निकलती, तो उसको कई बार करना पड़ता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे PbO है, PbO को यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन कराइए तो ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और Pb बच जाएगा। लाइक Fe2O3 में भी यही सेम कंडीशन होगी, Fe बना देगा और CO2 में निकल जाएगा। तो ये कार्बन का रिडक्शन प्रोसेस है कि इस तरह से आप कार्बन रिडक्शन से मेटल्स को निकाल सकते हो, ठीक। तो आपके दो मेथड हो गए, एक कार्बन रिडक्शन प्रोसेस और दूसरा था आपका इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इसमें से आपने क्या देखा कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल थी उनका रिडक्शन आपने इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से कराया, जो मॉडरेट रिएक्टिव थी उनको आपने क्या किया,
सीधे कार्बन से रिडक्शन करा दिया, कोई रिड्यूसिंग एजेंट मिला दिया और आपका रिडक्शन हो जाता है। ठीक, तीसरा प्रोसेस देखते हैं कौन सा है, रिडक्शन विद पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। कोई पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, अब जैसे यहाँ पे अगर एल्यूमिनियम मिलाते हो तो ऐसा कुछ, इसको एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस भी बोलते हैं। तो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक, इसे तो एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स से क्रोमियम, मैग्नीज, कॉपर, निकल कैन बी मेड बाय हीटिंग देयर ऑक्साइड with their strong reducing agent CO plus H2 Na Al Mg. If Al is used reducing agent, this process is known as a Goldschmidt aluminothermic process. आपसे बेटा बोलेगा what is aluminothermic process, तो उस केस में आपको बताना है कि जब एल्यूमिनियम को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे तो उसको एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्रोमियम ऑक्साइड से क्रोमियम को अलग करने के लिए एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, इस प्रोसेस को थर्माइट बोलते हैं और ये Al2O3 बन जाता है, क्रोमियम यहाँ से अलग हो जाता है। ठीक, Fe2O3 की भी यही कहानी है, Fe2O3 से अगर Fe को निकालना है तो भी एल्यूमिनियम का आप यूज करोगे। ठीक, तो क्या बना देगा ये Al2O3 बना देगा प्लस 2Fe। ठीक, तो ये आपका रिड्यूसिंग किससे, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट से। जो फोर्थ नंबर होता है, फोर्थ नंबर है लो रिएक्टिव मेटल्स। लो रिएक्टिव मेटल्स, जो लो रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उनका भी रिडक्शन कुछ ऐसे ही आप कराते हो, जैसे AgCl है। अगर AgCl को अलग करना है तो आप सिर्फ हीट कर दीजिए। ठीक, क्या बन जाएगा Ag प्लस Cl2, 2AgCl को हीट कर दीजिए तो Ag प्लस Cl2। AgBr है, AgBr को आप हीट कर दीजिए तो Ag प्लस Br। ये केवल हीट करने से ही निकल जाएंगे। ऐसे ही HgO है, मरकरी ऑक्साइड, आप इसको हीट कर दीजिए केवल 2Hg प्लस O। तो ये लो रिएक्टिव मेटल को ओनली हीटिंग से हो जाएगा, ओनली हीटिंग से। ठीक, तो ये हमारी लो रिएक्टिव मेटल है और उनको इस तरह से आप अलग कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका रिड्यूसिंग रिडक्शन प्रोसेस है। अब देखिए, आपको जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने आपको बताया था कि सबसे पहले मेटल का क्रशिंग और ग्राइंडिंग कराते हैं, फिर कॉन्सेंट्रेशन कराते हैं, देन रिडक्शन कराते हैं। अब रिडक्शन से हमको मेटल मिल जाती है, आप देख रहे हो कॉन्टिन्यूसली मेटल हर जगह हमको मिल रही है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आपको मेटल मिल रही है कॉन्टिन्यूसली, है ना। यहाँ वो पीछे भी देख सकते हो आप, यहाँ भी देखिए मेटल प्रॉपर मिल रही है आपको, ठीक है ना। तो अब ये जो मेटल मिली, इस मेटल को आपको प्यूरिफिकेशन भी तो कराना है, रिफाइनिंग भी तो करानी है। तो रिफाइनिंग के लिए एक अलग प्रोसेस होगा। अब वो भी मेटल के पर्टिकुलर नेचर पर डिपेंड करेगा कि उसको किस मेथड से रिफाइनिंग कराना है। अब जैसे हमारे पास कुछ कॉपर है, जिंक है, लेड है, जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, तो इनको अगर रिफाइनिंग करानी है तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का यूज करना पड़ेगा। इस प्रोसेस में क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या है, तो इसका प्रोसीजर ये कि द इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। जो इम्प्योर मेटल होती है उसका एनोड बनता है, ठीक। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैविंग प्योर मेटल प्लेट ऑफ द कैथोड, और जो प्योर मेटल होती है उसमें वो प्योर मेटल जो होती है वो कैथोड का काम करती है। द सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ द सेम मेटल सॉल्ट। जैसे एग्जांपल में आप ये देखिए, आप अगर कॉपर मेटल का इलेक्ट्रोलिसिस कराना चाहते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कराना चाहते हो, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये थोड़ा सा ये जो प्लेट है ये एनोड का काम कर रही है, और ये एनोड का काम कर ही रही है, साथ ही साथ ये इम्प्योर है, और ये आपकी प्योर मेटल है जो कि किसका काम कर रही है, कैथोड का काम कर रही है, ठीक। ये प्योर मेटल, इसमें जो सॉल्यूशन बना है वो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट मेटल। अब अगर कॉपर का करा रहे हो, सपोज करिए आप कॉपर की बात कर रहे हो, ठीक, तो यहाँ जो सॉल्यूशन होगा वो CuSO4 का फिल किया जाएगा। अगर आप कॉपर मेटल की करा रहे हो, सिल्वर का करा रहे हो, सिल्वर नाइट्रेट होगा।
ठीक, लेड का करा रहे हो तो लेड सल्फेट होगा। जिस मेटल की आप रिफाइनिंग कराओगे उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, ठीक। और उसी मेटल के जो एनोड बनेगा वो उसी मेटल का इम्प्योर मेटल का बनेगा एनोड, और यहाँ पे जो कैथोड बनेगा वो प्योर मेटल का बनेगा। क्योंकि अब क्या होगा, जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन स्टार्ट करोगे तो जो इम्प्योरिटीज हैं वो एनोड पे डिपॉजिट हो जाएंगी, जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है ना। और जो प्योर मेटल है वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट होगी, यहाँ कैथोड पे डिपॉजिट होगी, और जाके कैथोड पे जब डिपॉजिट होगी तो कैथोड का जो चलो है, हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि अब आप जैसे एनोड उसी प्योर मेटल का कैथोड, उसी प्योर मेटल का एनोड, तो इस टाइप से आप जिस मेटल का कराओगे उसी मेटल के लिए ये पूरा का पूरा सेटअप आपको बनाना पड़ेगा। अब दो बातें जरा इस पे हो जाती हैं पीछे। तो जैसे आप कह रहे हो कि इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैविंग प्योर मेटल प्लेट ऑफ कैथोड, जो कैथोड की प्लेट होगी वो प्योर मेटल की होगी, और सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ द सेम मेटल सॉल्ट। On electrolysis, pure metal from a crude from dissolves at anode, whereas at cathode pure metal is deposited. Cathode पे जो होगी वो pure metal deposit हो जाएगी. The soluble impurities pass into solution, while the insoluble ones collect below, and the anode is anodic mud और anode sludge भी इसको बोलते हैं. Copper, aluminium and zinc are usually रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये सारे के सारे इस मेथड से रिफाइन किए जाते हैं, ठीक। इस मेथड से, ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का मेथड था, ठीक। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से आप कॉपर, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम इनकी रिफाइनिंग करोगे, और प्रोसीजर पूरा यही होगा, सेटअप पूरा यही होगा, ऑपरेटस ऐसा ही बनेगा, ठीक। तो इस तरह से हमारा प्योर जो मेटल होगी वो जाके कैथोड पे ऐसे डिपॉजिट होने लगेगी, और डिपॉजिट होके कैथोड को थोड़ा सा थिक कर देगी, ठीक। और ये धीरे 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 पतली होती जाएगी, तो धीरे से ये इसी में फिनिश हो जाएगी, और ये आपकी इम्प्योरिटीज होंगी यहाँ पे डिपॉजिट होंगी, ठीक। आगे आते हैं लिक्वेशन प्रोसेस। कुछ चीजें जो होती हैं वो लिक्वेशन प्रोसेस में आती हैं। अब लिक्वेशन प्रोसेस में क्या है कि जैसे कोई चीज है, आप क्या देख रहे हो कि लिक्वेशन प्रोसेस में कुछ जैसे जिंक है, तो जिंक वगैरह है, ये इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही लो होता है। तो जितनी भी ये लो मेल्टिंग पॉइंट वाली, लो बॉइलिंग पॉइंट वाली मेटल्स होती हैं, उनको प्यूरिफाई करने के लिए आप लिक्वेशन प्रोसेस का यूज करते हो। तो द रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ crude metal based on the difference in feasibility of metal and impurities is named as liquefaction process. Zinc and Pb का जो mixture है separated by heating the crude Zn just above the melting point of where Pb remains as non-fusible mass. जो आपका ये lead होता है ये non-fusible mass पे होता है, और जिंक तो आपका उसका Mp तो वैसे भी कम होता है। तो the molten mass is allowed to flow on an inclined plane where non-fusible mass is left behind. तो मैंने कहा ना कि इसमें Mp और Bp का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि भाई अगर उस पर ही डिपेंड करेगा, इसलिए क्योंकि जिसका पहले मेल्टिंग पॉइंट हो वो मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट होके वो लिक्वेशन प्रोसेस बना देगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो आपका मेल्ट नहीं होगी तो वो क्या होगा, वो पहले बच जाएगी। तो इस तरह से दोनों आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस था, लिक्वेशन प्रोसेस था। इसको खासकर जिंक के लिए यूज करते हैं, फॉर जिंक, स्पेशली फॉर जिंक, इसको जिंक मेटल के लिए यूज करते हैं, ठीक, ये जिंक मेटल के लिए। आगे कुछ चीजें हैं जैसे एयर रिडक्शन है। एयर रिडक्शन कह रहा है कि metal oxides with less reactive metals Hg, Cu, Pb are easily reduced with air. Ores are roasted in air to separate. ये चीजें हमने आपको पहले ही बता दी है एयर रिडक्शन वाला। अब हम लोग अपने एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम पे चलते हैं। तो रिफाइनिंग में हमको प्योर मेटल्स मिल जाती हैं,
ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस को हमने आपको डिस्कस किया। उस प्रोसेस को जरा एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस था वो कुछ इस तरह से ही था, ठीक, कुछ इस तरह से ही था कि आप क्या देख रहे हो कि सबसे पहले क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, क्रशिंग, ठीक, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रशिंग करा दी, ग्राइंडिंग करा दी। जब क्रशिंग ग्राइंडिंग हो गई फिर हमने क्या कराया, कॉन्सेंट्रेशन कराया, ठीक, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कराया। और जब कॉन्सेंट्रेशन हो गया तो फिर हमने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करा दी, ठीक। जब कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग हो गई तो फिर हमने रिडक्शन कराया, और जब रिडक्शन हो गया तो फिर हमने रिफाइनिंग करा दी। एक बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से आपने देखा कि इस पूरे फिनोमेनन को हमने एक्सप्लेन कर दिया। आपको पता है क्रशिंग और ग्राइंडिंग में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स में आपको हमने 4 मेथड बताए थे। कौन कौन थे आपको पता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा फ्रोथ फ्लोटेशन, तीसरा क्या था, मैग्नेटिक सेपरेशन, और चौथा क्या था, लीचिंग। तो ये 4 प्रोसेस थे। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में डिफरेंस क्या था, प्रेजेंट एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर, ये क्या था, प्रेजेंस ऑफ एयर। प्रेजेंस ऑफ एयर। रिडक्शन में आपको बताया कि 3 पार्ट थे इसके, समझ गए ना, इसके भी 3 पार्ट आपको बताए। हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए, मॉडरेट के लिए और लो रिएक्टिव। 3 प्रोसेस हमने आपको बताए। रिफाइनिंग में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस था, फिनोमेनन था, एक पर्टिकुलर मेटल को निकालने के लिए था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के अबाउट में थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं कि भाई एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन कैसे होगा, ठीक। तो एल्यूमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन है, चूंकि एल्यूमिनियम का जो मेन ओर्स है वो आपको पता है क्या क्या है, क्रायोलाइट है, ठीक, क्रायोलाइट उसका मेन ओर है। दूसरा कौन सा है, दूसरा आपको पता है उसका मेन ओर दूसरा है क्रायोलाइट, बॉक्साइट, कोरिंडम। तो ये आपके 3 ओर होते हैं, लेकिन जो एल्यूमिनियम निकालते हैं प्रॉपर मैक्सिमम जिसमें होता है वो आपका है बॉक्साइट। और बॉक्साइट ओर्स से एल्यूमिनियम निकालने के लिए हम लोग इस प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपको एक चीज हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कराई थी, क्योंकि बॉक्साइट जो होता है वो Al2O3 होता है, और Al2O3 जो होता है वो एल्यूमिनियम का एक तरह से ऑक्साइड है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में अगर देखें तो एल्यूमिनियम इज मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट। एल्यूमिनियम जो होती है वो बॉक्साइट से मेनली एक्सट्रैक्ट करते हैं। द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट इज डन बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन टेक्निक, ठीक। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन टेक्निक से इसको हम लोग अलग करेंगे। आगे कह रहा है प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। हम लोग बॉक्साइट का प्यूरिफिकेशन कराते हैं।
तो बॉक्साइट का प्यूरिफिकेशन कराने के लिए हम आपको बताएं, बॉक्साइट कंटेन्स 56% Al2O3 along with oxide of iron, silicon, titanium and as a impurities। तो ये एज ए impurities इसमें रहती हैं आयरन की, टाइटेनियम की, सिलिकॉन की, ये सब रहती हैं। For the extraction of pure aluminium, it is necessary to remove these impurities before bauxite is subjected to electrolysis। पहले इन impurities को आप अलग कर लीजिए, जब ये impurities अलग हो जाएंगे फिर आप बॉक्साइट से निकाल लीजिए आराम से। बॉक्साइट इज यूजुअली प्यूरिफाइड बाय फॉलोइंग प्रोसेस। तो बॉक्साइट को प्यूरिफाई करने के लिए बेयर्स प्रोसेस का यूज करते हैं। बेयर्स प्रोसेस, बॉक्साइट Al2O3 होता है .2H2O, उसमें पहले हम लोग बेयर्स प्रोसेस में क्या करते हैं, रिएजेंट, यही लीचिंग प्रोसेस है। मैं आपको बताऊं, लीचिंग में मैंने कहा था ना कि कुछ ऐसी मेटल्स होती है जिनका प्यूरिफिकेशन करने के लिए आप केमिकल रिएजेंट का यूज करते हैं, तो ये वही है। यहाँ पे आप लोग केमिकल रिएजेंट का यूज करोगे। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेयर्स प्रोसेस। तो दिस प्रोसेस इज used when bauxite contains a higher percentage of iron oxide। जब आयरन का ऑक्साइड का बहुत ज्यादा परसेंटेज होता है तो हम लोग इस प्रोसेस का यूज करते हैं। The finely powdered bauxite ore is first roasted at low temperature to convert any ferrous oxide present into ferric oxide। तो जैसे ही आप उसको एयर प्रेशर बहुत तेजी से हीट करेंगे तो वो फेरस ऑक्साइड जो होता है फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है। The roasted ore is now digested with the hot concentrated sodium solution of sodium hydroxide NaOH and 150 degree Celsius under pressure when aluminium oxide passes into solution of sodium metaluminate। तो जैसे ही Al2O3 में .2H2 यानी बॉक्साइट में आप NaOH मिलाते हो तो वो सोडियम मेटाइल्यूमिनेट बना देता है, सोडियम मेटाइल्यूमिनेट NaAlO2। अब ये जो NaAlO2 मिला है इसको वापस आप फिर से एक बार ठीक इसको आप हीट करिए, वाटर मिलाइए तो आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। फिर उसको हीट कर दीजिए तो आपको Al2O3 मिलेगा जो कि बोला जाता है एल्यूमिना। ठीक, आइए देखते हैं। तो बेयर्स प्रोसेस आपको हमने बताया कि इस प्रोसेस में क्या करते हैं, बॉक्साइट को हीट करते हैं, एल्यूमिनियम जो होता है एल्यूमिना में होता है सबसे ज्यादा, तो एल्यूमिना में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए बॉक्साइट को NaOH के साथ हीट करते हैं जिससे सोडियम मेटाइल्यूमिनेट बनता है और वाटर एस्केप हो जाता है। द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड आफ्टर फिल्ट्रेशन contains sodium meta-aluminate and sodium silicate। This is diluted with water and a small quantity of freshly precipitated aluminum hydroxide from a previous operation is added to it। The mixture is agitated for several hours when aluminum hydroxide precipitate leaving behind and sodium silicate in the solution। This is filtered and ignited to get pure alumina। तो जो सोडियम मेटाइल्यूमिनेट मिला, ये सोडियम मेटाइल्यूमिनेट NaAlO2 था, इसमें जैसे ही आपने वाटर मिलाया तो वाटर मिलाते ही H2O ने इससे रिएक्शन, वाटर मिलाते ही इसने इससे रिएक्शन की और NaOH और AlOH का होल थ्राइस बना। AlOH का होल थ्राइस जो बना वो 1200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पर ये Al2O3 और वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब जरा इस रिएक्शन को हम लोग थोड़ा सा आगे स्पेशल करके दिखा दें जिससे आपको टेंशन ना हो। ठीक, देखिए आपके पास इस रिएक्शन में बेयर्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले क्या किया गया था कि Al2O3 डॉट 2H2 ये आपका क्या है, बॉक्साइट है। जैसे ही बॉक्साइट में आपने NaOH मिलाया, बेयर रीजन एक तरह से NaOH मिलाया तो ये तुरंत कन्वर्ट हो गया NaAlO2 में। 2H2O यहाँ पहले से ही था, NaAlO2 तो देखिए यहाँ एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ आपको 2 बैलेंस करने के लिए लगाना पड़ेगा, Na भी 2 हो गया तो यहाँ कर दीजिए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 4, तो 4 में से 3 तो यहाँ पे है ही, एक ऑक्सीजन इसको दे दीजिए तो ये आपका O बैलेंस हो गया।
अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन इसके अंदर बचा, 2H2O और 1 H2O इधर हुआ, ये टोटल कितना निकल गया 3H2। ठीक, अब ये जो NaAlO2 बना, इस NaAlO2 में आप वापस वाटर मिला दीजिए HOH, है ना। HOH 2 मोल्स पे जैसे ही मिला हो गया तो क्या होगा, 2 मोल्स पे HOH मिलाते ही एक Na एक OH के साथ क्या बना देगा NaOH। ठीक, एक OH ये बचा है और 2 ऑक्सीजन, तो एक इस OH को एक इस OH को मिल गया, तो ये बन जाएगा AlOH का होल थ्राइस, ये मिला। अब इस AlOH के होल थ्राइस को आप क्या करेंगे, 2 मोल्स में इसको आप ले लीजिए, 2 मोल्स में लेके इसको आप हीट कर दीजिए। कैसे, ऐसे लिख दीजिए इसको, थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख के समझा देते हैं तो आप लोग को जल्दी से रिएक्शन क्लियर हो जाएगी। ध्यान से देखिए, ये तीनों OH इस H के साथ निकल गए, क्या बना दिया 3H2, 1200 डिग्री सेल्सियस पे निकल गए। Al 2 हो गए, 3 ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गया Al2O3 प्लस 3H2, यही है आपका एल्यूमिना। और बता दें आपको, एल्यूमिना जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसी से हम बाद में एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से हम लोग बाद में एल्यूमिनियम इसी से निकालते हैं, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, आगे इलेक्ट्रोलाइटिक जो क्रायोलाइट है फ्लोरिस्पार मिला के पहले इसको इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बनाते हैं, फिर जब गुड कंडक्टर बन जाता है तो फिर हम लोग आराम से एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बना लेते हैं। और अब इस प्रोसेस को हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और भूलिएगा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इस पे स्पेशली फोकस कर रहे हैं और आपको भी इस टॉपिक पे ध्यान बहुत अच्छे से देना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन जरूर आने वाला है। तो मेरे बच्चों, आपको भूलना नहीं है और बने रहना है हमारे साथ हमारे YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB पर, जहाँ पर आपको मिलने वाली है ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज और पूरे साल वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारे YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB पर, और भूलिएगा नहीं, मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। याद रखिएगा, इसका पार्ट इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।